नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट में। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर दिख रहा होगा। इस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो यूजुअली एक स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाने वाला शिक्षण है कि लंबे समय तक के लिए स्टॉक को उठाएं अगर आपको पैसा बनाना है, या इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म टू गेट रिच इन स्टॉक मार्केट। ये सबसे ज्यादा पढ़ाया जाने वाला और सबसे ज्यादा गलत शिक्षण है स्टॉक मार्केट के बारे में। हमने इस वीडियो में ये भी चर्चा किया था कि अगर आप आंख बंद करके इस शिक्षण को फॉलो करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहरहाल, पर हमने उस वीडियो में यह भी चर्चा की थी कि एक स्टॉक ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर आप राइट टाइम पर और राइट वैल्यूएशन पे किसी स्टॉक को उठाते हैं तो एक स्टॉक ही ऐसा माध्यम है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होती है पैसा बनाने की। तो दोस्तों, अब ये जानने का समय है कि लॉन्ग टर्म में खरीदारी करने से पहले स्टॉक में क्या जांचना होता है। आगे इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, और हम मानते हैं कि यदि आप अपनी मौजूदा स्टॉक पिकिंग रणनीति में इन्हें शामिल करते हैं तो आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी में एक महत्वपूर्ण वैल्यू एड ऑन हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमारा सुझाव है कि यदि आप एक बिगनर हैं तो आपको एक छोटी कंपनियों में, जिन्हें लोग मार्केट कैप कंपनीज बोला जाता है, उनसे बचना चाहिए। अब समझते हैं कि मार्केट कैप होता क्या है। देखिए, कंपनी के जो भी शेयर आउटस्टैंडिंग मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसको अगर आप वर्तमान भाव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फिगर निकल के आती है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी के 1000 शेयर मार्केट में आउटस्टैंडिंग है और उसका वर्तमान भाव है 5 रुपया, तो 5 गुणा 1000, इसका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन इस केस में होती है 5000। मान लीजिए कल को वही स्टॉक 6 रुपये हो जाता है और शेयर आउटस्टैंडिंग वही रहती है, तो 6 गुणा 1000 यानी आज उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 6000 हो जाती है। तो इस कंडीशन हम कहते हैं कि आपको लो मार्केट कैपिटलाइजेशन से बचना चाहिए। तो इसमें हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको एटलीस्ट 1200 या 1500 करोड़ की कंपनियों से शुरुआत में बचना चाहिए। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि जिन कंपनीज में हम आपको अभी निवेश करने के लिए मना कर रहे हैं, यानी लो कैपिटलाइजेशन कंपनीज, उनमें निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि बिजनेस जनरली डे टू डे ऑपरेशंस के दौरान बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, और अगर आर्थिक मंदी, कंपटीशन के कारण कुछ गलत होता है, जैसे कि इकोनॉमिक स्लोडाउन्स, कंपटीशन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसे में छोटे व्यवसायों के लिए धन जुटाना, अच्छे टैलेंट्स को आकर्षित करने की एक जबरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, एक बार जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं स्टॉक पिकिंग में, तब आप कंसीडर कर सकते हैं कुछ स्मॉल कैप कंपनीज को भी, अगर उनमें आपको कोई विशेष अपॉर्चुनिटी दिखती है तो। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा प्रमोटर्स होल्डिंग। यह आपको स्टॉक पिकिंग रणनीति में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है। किसी भी बिजनेस की वैल्यू 1 या 2 दिन में ही नहीं बल्कि कुछ महीनों में भी नहीं बनाई जा सकती है। एक बिजनेस की वैल्यू को विकसित करने में कुछ वर्षों का समय लग सकता है, और कई बार इसके लिए कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की अनदेखी करने की आवश्यकता होती है जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म वैल्यू या रेपुटेशन को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इस कंडीशन को अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है यदि प्रमोटर्स या निदेशक कंपनी की शेयर होल्डिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होल्ड करते हैं। तो हमारा मानना है कि अगर प्रमोटर्स के पास अच्छी मात्रा में शेयर हैं तो ये दो तरह से अच्छा हो सकता है। एक तो प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी की स्थापना के बाद से कंपनी के साथ जुड़े हो सकते हैं। ये लोग तब से कंपनी के पार्ट हो सकते हैं जब ये कंपनी सिर्फ एक स्टार्टअप था, इसलिए अधिक संभावना है कि उनका कंपनी के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध है और इरादे भी अच्छे हैं, क्योंकि फाउंडर्स और को फाउंडर्स के लिए व्यवसाय उनके बच्चे की तरह होता है। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि प्रमोटर्स से ये उम्मीद की जा सकती है, यदि वह एक कंपनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं, कि वो कंपनी के लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। यदि इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स का लालच को अनदेखा करने की आवश्यकता हो, तो भी हमारा सुझाव बिगिनर्स के लिए है कि ऐसी कंपनी को प्रायोरिटीज दें जिसमें प्रमोटर्स की न्यूनतम हिस्सेदारी लगभग 40 से 45% के या उससे अधिक हो। एक्सेप्शंस देखिए उसमें हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लार्सन एंड ट्यूब्रो। इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बिल्कुल शून्य है, परंतु इस सिद्धांत को फॉलो करने से आपकी स्टॉक पिकिंग रणनीति में सुधार आने के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली शुरुआती आपके करियर में। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है रेवेन्यू या सेल्स ग्रोथ, जिसे हम टॉप लाइन ग्रोथ भी बोलते हैं। एक कंपनी अपने बढ़ते नेट प्रॉफिट्स को दिखाकर यह दिखा सकते हैं कि वह साल दर साल ग्रो हो रही है, लेकिन क्या होगा यदि वह लाभ कुछ महत्वपूर्ण खर्चे या एक्सपेंसेस को कम करने के कारण हैं, जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे R&D एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, या कुछ हाईली पेड की एम्प्लॉयज की छटनी, जो कंपनी के प्रदर्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अर्निंग ग्रोथ को देखने से पहले हम सजेस्ट करते हैं कि पहले आप ये देखें कि रेवेन्यू स्टेबल है, और यदि साल दर साल ग्रो हो रहे हैं तो ये और भी अच्छा है। रेवेन्यू या सेल्स ग्रोथ एक संकेत है कि कंपनी या तो नए ग्राहकों को जोड़ रही है या कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स या सर्विस के साथ आ रही है जिसकी मांग गति पकड़ रहे हैं। संक्षेप में, सालाना आधार पर रेवेन्यू में वृद्धि सबसे मजबूत संकेतों में से एक है, जो ये बताता है कि कंपनी अपने संसाधनों या रिसोर्सेज का उचित उपयोग कर रही है। और किसी कंपनी के साल दर साल गिरते रेवेन्यूज एक अच्छा संकेत नहीं है।
ये दर्शाता है कि कंपनी की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अपना टेस्ट खो रहे हैं कस्टमर्स की निगाह में। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि यदि ऐसी कंपनी कुछ जरूरी खर्चों को बचाकर फॉर द टाइम बीइंग अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखा रही है तो भी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा अर्निंग ग्रोथ। जैसा हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया, सालाना दर पर रेवेन्यू ग्रोथ एक महत्वपूर्ण और मजबूत संकेत है, लेकिन रेवेन्यूज की वृद्धि तभी सार्थक होती है जब मुनाफा भी समांतर रूप से बढ़ रहा हो। यदि नहीं तो ये एक ऐसा इंडिकेशन हो सकता है जो आपको ऐसी कंपनियों से दूर रहने का संकेत दे रहा है। यह इंडिकेट करता है कि कंपनी या तो अपनी सेल्स का दिखावा कर रही है या किसी तरह के सेल्स को दिखाने के लिए कुछ मैनिपुलेटिव मेथड्स का सहारा ले रही है, या बिक्री बढ़ाने के संसाधनों को बर्बाद कर रही है, जिनमें से कोई भी हेल्दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एनरॉन स्कैंडल, जिसने पूरे संपूर्ण कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया था। 1995 से 2000 की अवधि के दौरान एनरॉन का रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ था $10 बिलियन से $100 बिलियन, यानी तकरीबन 10 गुना, लेकिन नेट प्रॉफिट्स में 2 गुना की भी वृद्धि नहीं हुई थी। इसी सेम अवधि में अगर हम देखें 1995 में $520 मिलियन से 2000 तक केवल $979 मिलियन। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा जैसे पिछले कुछ पॉइंट्स में कि किसी कंपनी में अर्निंग्स में वृद्धि एक अच्छा संकेत है, लेकिन ये रेवेन्यू ग्रोथ के साथ आना चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ अर्निंग भी समान रूप से ग्रो होनी चाहिए, जैसा हमने एनरॉन केस में देखा। दोस्तों हमारा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री कैश फ्लो ग्रोथ। मान लीजिए कि आपको ऐसी कंपनी मिल गई है जिसमें रेवेन्यूज में साल दर साल ग्रोथ हो रही है और साथ साथ अर्निंग्स में भी रेवेन्यू के अनुपात में ग्रोथ हो रही है, लेकिन याद रखें कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग मेथड्स पर बेस्ड होती है, जिसका अर्थ है लेन देन या ट्रांजैक्शन होते ही रेवेन्यू दर्ज किया जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिक्री नगद या उधार पर की गई है। और यही बात एक्सपेंस और प्रॉफिट पे भी लागू होती है। दूसरे शब्दों में मान लीजिए आप एक किराने की दुकान चलाते हैं और प्रत्येक उत्पाद पर आपके प्रॉफिट मार्जिन 25% है, इसलिए यदि आप 100 रुपए की वस्तु बेचते हैं तो लाभ के रूप में 25 रुपए कमाएंगे। अब मान लीजिए आपका एक परिचित आपके पास में आता है और उधार पर 10,000 रुपए का कुछ सामान खरीदता है और आपको अगले महीने पूरी राशि भुगतान करने का आश्वासन देता है। इस उदाहरण में एक्रूअल मेथड की अकाउंटिंग के अनुसार तुरंत 10,000 रुपए की बिक्री दर्ज की जाएगी और 2500 रुपए का लाभ भी दर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि बिक्री पर आपका लाभ मार्जिन 25% है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक आपको कोई नगद प्राप्त नहीं हुआ है। क्या होगा अगर यदि अगले महीने आप पाते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने क्रेडिट बिक्री करी थी वो आपकी बकाया राशि का भुगतान किए बिना ही कॉलोनी छोड़ के चला गया, या वो अगले महीने एक वैलिड कारण के साथ आपके पास में आता है कि प्रोडक्ट घटिया है और अब वो उसको वापस करना चाहता है। किसी भी मामले में आपको नगद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो अब तक आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की बिक्री को रेवेन्यूज में इंक्लूड करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि बाजारों में बिक्री आमतौर पर कंपनियों द्वारा क्रेडिट शर्तों पे दी जाती है और इस तरह का क्रेडिट या उधार वाली बिक्री के अगेंस्ट कंपनी को कितनी राशि एकत्रित करनी है बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल्स के रूप में दर्ज किया जाता है। जैसे ही राशि एकत्रित होती है ये अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल अभी किराना शॉप के एग्जांपल में जैसे आपने देखा 10,000 रुपए की बिक्री करते ही 2500 रुपए का नेट प्रॉफिट आपके लिए बुक कर दिया गया था, परंतु इस केस में आपको अभी नगद प्राप्त नहीं हुआ था। इस केस में क्या होगा, जो 10,000 रुपए की जो सेल आपने उधार की थी वो अकाउंट रिसीवेबल्स की फॉर्म में आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगी। और मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ अगर वही व्यक्ति आकर आपको 5,000 रुपए देता है वापस 10,000 में से, तो अकाउंट रिसीवेबल्स में 5,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे और 5,000 रुपए कैश की फॉर्म में नया सेट बन के बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगा। दोस्तों पर यहाँ एक चेतावनी है, कुछ कंपनी जब बिक्री में मंदी का सामना कर रही होती हैं और अपने शेयर होल्डर्स को ऐसे रिजल्ट्स पेश करने से डरती हैं तो एक अलग ही रास्ता अपना सकती हैं और इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। कंपनीज चैनल स्टफिंग द्वारा नकली रेवेन्यू बनाने का मार्ग निकाल सकती हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा सामान भेजता है जबकि डीलर ने इस तरह का कोई उसको ऑर्डर भी नहीं दिया होता है या उतनी मात्रा में भेजता है जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड नहीं होता है। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि रेवेन्यूज बुक किए जाएंगे और साथ में इनकम भी। या कंपनीज एक और तरीके से फेक रेवेन्यूज बना सकती हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। उदाहरण के लिए अपनी सब्सिडरीज को माल भेजना जबकि उनके लिए उनकी प्रोडक्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती उन सब्सिडरीज को। दोस्तों जब इस तरह के रेवेन्यूज या सेल्स को बुक किया जाता है एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग के अनुसार, तो खर्च और लाभ भी एक ही समय बुक कर दिए जाते हैं। अभी डिस्कस किए गए किराना शॉप के एग्जाम्पल के अनुसार आप यहाँ भी रेवेन्यूज ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग हो सकती है उस तस्वीर से जो दिखाई जा रही है। इस तरह के फेक ट्रांजैक्शंस के बारे में सच्चाई को सामने आने में कभी कभी सालों भी लग जाते हैं और बाद में सामने आते हैं राइट ऑफ्स या रीस्टेटमेंट के फॉर्म में, ओवरऑल एक लॉस की फॉर्म में। दोस्तों इस तरह के नुकसान से खुद को बचाने के लिए आपको पिछले 2 मैट्रिक्स रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ एक और मैट्रिक
फ्री कैश फ्लो ग्रोथ को शामिल करना होगा, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पर पाया जा सकता है। फ्री कैश फ्लो को प्राप्त किया जा सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से बाय सब्सट्रैक्टिंग एन एंट्री परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। इस एंट्री को अगर आप घटा देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो जो निकल के आता है उसे बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। अगर फ्री कैश फ्लो भी रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ के समांतर बढ़ रहा है तो ये दर्शाता है चीज़ों पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्री कैश फ्लो लगातार घट रहा है या स्थिर है और रेवेन्यूज और अर्निंग बढ़ रहे हैं, तो इसका कारण हो सकता है या तो लार्ज इन्वेंट्री बिल्डअप, यानी थोक मात्रा में अनावश्यक इन्वेंट्री का होना, और ऐसी रिडंडेंट या अनावश्यक इन्वेंट्री राइट ऑफ्स के रूप में भविष्य के मुनाफे को भी कम कर सकती है, या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स के बढ़ते स्तर के कारण हो सकता है, जो इंडिकेट करता है कि बिक्री या तो लूज टर्म्स पे बुक की गई है, जिससे भविष्य में बकाया राशि एकत्रित करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियों ने या तो ऐसी पार्टियों को क्रेडिट बिक्री की है जिन पर विचार या भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, या कंपनी ने किसी उदार शर्तों पर ही बिक्री की है, जैसे कि किसी ऐसी प्रोडक्ट में डील कर रही हो जिसने अपनी मांग खो दी हो। किसी भी मामले में कंपनी को अपना बकाया अमाउंट कलेक्ट करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है कंपनी ने ऐसी पार्टी, चाहे वो रिलेटेड पार्टी हो, ऐसी पार्टी को बिक्री की हो जहां पर उसने अभी तो बिक्री को दिखा दिया हो, लेकिन भविष्य में इस तरह का नगद कलेक्ट करना उसके लिए एक चैलेंज हो सकता हो। तो दोस्तों, निष्कर्ष निकल के आता है कि बाय एंड होल्ड रणनीति हर कंपनी में अच्छी तरह से काम नहीं करता है। बेशक कंपनियों में निवेश तभी फ्रूटफुल हो सकता है जब वे लंबी अवधि के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश ऐसे समय पे किया जाना चाहिए जब कोई कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही हो अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अभी भी और भविष्य में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।